हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयोटा क्लासेस। मैं अरशद जमाल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ओके, तो देखो स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री में क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि इसमें हम लोग किस पैटर्न पे लेक्चर तैयार कर रहे हैं या किस वे में आपको आयोटा क्लासेस पे केमिस्ट्री पे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, बेसिकली केमिस्ट्री को आप क्लास 12 में केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री में बेसिकली हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनिक, जो ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसमें आपको आइसोमेरियम पढ़ाया जा रहा है। दूसरा मैं स्टार्ट किया हूँ आज फिजिकल, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री। और तीसरा आपको मिलेगा क्या, इनऑर्गेनिक। तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसमें आपको जीओसी स्टार्ट है, जिसमें आपको आइसोमेरियम पढ़ाया जा रहा है। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए हैं आज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ओके। सॉलिड स्टेट के बाद आप पढ़ोगे सॉल्यूशन, देन स्टडी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा काइनेटिक्स, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और लास्ट वन इज द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ओके। तो ओवरऑल देखें तो क्लास 12 में फिजिकल के कितने चैप्टर हैं, तो फिजिकल के आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स एंड लास्ट वन द सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ओके, तो बिफोर द स्टार्टिंग लेक्चर आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अरशद। मैं बीटेक एएनआईटी जालंधर से कंप्लीट किया हूँ। मोर देन 7 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं मेंटर रहा हूँ जेईई, नीट, केवीपीवाई एंड बोर्ड के स्टूडेंट का। ओके, तो देखो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले आप याद करो, हमने कभी पढ़ा था क्लास 9th या 10th में, आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर। तो ये स्टेट ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी। तो उसमें हमने 3 स्टेट पढ़े थे मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें से कुछ बेसिक आपको बताया गया होगा या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी सब्सटेंस है या जो भी मैटर्स होते हैं, उनके अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टी हर एक सब्सटेंस के पास होती है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी आपने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 2 प्रॉपर्टी। एक होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं नेचर के, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जो भी सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर दो तरह की नेचर होती हैं। एक क्या होती है, तो दे वांट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो कौन इंटरेक्ट करते हैं, तो देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वांट टू इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं। एक ये प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वांट टू मूव, वांट टू मूव। ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक सब्सटेंस के पास। एक तो आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं और दूसरा क्या, दूसरा वो चाहते हैं कि हम मूव करें, उनके अंदर मोशन होती है। ओके, इसी 2 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम लोग मैटर को 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन, तो एक आपका सॉलिड होता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, दिस वन इज सॉलिड। ये आपको जो फॉर्म है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड है। ओके, ये सॉलिड है क्या, दिस वन सॉलिड, दिस वन आइस। बेसिकली ये आइस है, ये जो सॉलिड में बनाया हूँ, ये सॉलिड है क्या, ये आइस। ये आइस है किसका, दिस वन सॉलिड वाटर, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर जो सॉलिड के रूप में है ना। ये आपको एक इमेज से दिख रहा है, दिस वन आइस। दूसरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताया गया, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर, ये एक वाटर है, दिस वन नॉर्मल वाटर, दिस वन लिक्विड वाटर है किसके रूप में, तो ये आपका तीसरा स्टेज है, दिस वन लिक्विड।
जो वाटर लिक्विड के रूप में है। यहाँ पे यही वाटर किसके फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ आइस, दैट इज द सॉलिड। तीसरा आप देखो, ये वाटर वेपर है जिसमें गैस, ये गैस है, बेसिकली ये गैस है किसका, तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि वाटर के 3 डिफरेंट फॉर्म आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। एक वाटर आइस है, एक जगह सॉलिड के रूप में आपको क्या दिख रहा है, आइस दिख रहा है। वही वाटर एक ग्लास में लिक्विड के रूप में है, और तीसरा वही वाटर आपको वेपर के रूप में दिख रहा है, दिस इज वाटर गैस। तो बेसिक इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वही वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, वही वाटर लिक्विड के रूप में रह रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ डोमिनेंट है जिसकी वजह से कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। तो इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सॉलिड बेसिक बताया जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं उनके अंदर 2 तरह की नेचर इनहेरेंट होती है, ये हम जान लो। एक कि मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी में डिफरेंट और डोमिनेंसी की वजह से मैटर के डिफरेंट थ्री या 3 डिफरेंट स्टेजेस आपको मिलते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट डायग्राम देखो, आपको यहाँ आपको बताया गया है 3 स्टेजेस कौन कौन है। तो एक आपको गैसियस स्टेट दिख रहा है, दिस इज द गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। दूसरा कौन है, लिक्विड स्टेट आपको दिख रहा है, और तीसरा कौन है, सॉलिड स्टेट है। ओके, तो गैसियस स्टेट में आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो फ्री मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह फिक्स नहीं दिख रहे हैं आपको। देखो ध्यान से, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज फ्री मूवमेंट। लिक्विड के केस में भी ये मूवमेंट है, लेकिन उतना फ्री नहीं है जितना फ्री आपको गैसियस में दिख रहा है ना। तो ये दोनों फ्रीली मूव कर रहे हैं। ओके, नाउ तो ये फ्री मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से लिक्विड एंड गैस को हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी आती है ना, इसको डायरेक्टली फ्लूइडिटी भी कहते हो, है ना, फ्लूइड कहा जाता है दोनों को। लेकिन सॉलिड में देखो, ये आइस बनाकर रखा गया है, तो सॉलिड में इसके जो भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड है, जहां पे है इसके पार्टिकल्स वहीं पे हैं, फिक्स आपको दिख रहे हैं। एक सॉलिड यहाँ है, एक आइस यहाँ दिख रहा है, एक पैटर्न में आपको दिख रहे हैं। नाउ यहाँ एक मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? तो कोई मैटर जिस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उस सबको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। सपोज करो आइस की बात करता हूँ, आइस किससे मिलकर बना है, वाटर, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, वाटर होंगे। नमक, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, वो किससे मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोराइड से, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सोडियम है और क्लोराइड है, मतलब आयन हो गए, है ना। उस तरह से हम आयरन रॉड की बात करता हूँ, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, सिर्फ आयरन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है कि कोई मैटर जिस एलिमेंट से मिलकर बना है, वो सब, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयन्स हो, चाहे वो एटम हो, वो सबको हम एक साथ क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 जो डिफरेंट स्टेट है, गैस हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, तो गैसियस और लिक्विड स्टेट में पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें मूवमेंट ज्यादा है। लेकिन सॉलिड स्टेट में आप क्या देख रहे हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां हैं वहीं पे आपको फिक्स दिख रहे हैं, दे तो फिक्स, दिस इज रिजिड, ये रिजिड है और अपने लोकेशन पे क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्या है वो रीजन, वो हम आगे आपको बता रहे हैं। ओके, तो अभी हमने बताया कि जितने पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर 2 तरह की प्रॉपर्टीज आपको बताई गई। अभी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर्टीज होती है कि पार्टिकल्स इंटरेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा पार्टिकल मूव करना चाहते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है उसी को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर, चाहे इंटर एटॉमिक या इंटर आयनिक फोर्स कहते हैं।
अगर ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गए मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इंटर आयनिक फोर्स ज्यादा होंगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होंगे, एक साथ क्लोज आ जाएंगे। तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है कि एवरी सब्सटेंस हैज टू अपोजिट फोर्सिंग। हर एक सब्सटेंस के पास दो अपोजिट फोर्सिंग होती है। क्या होती है? पहला होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर आयनिक फोर्स विच टेंड्स टू कीप द पार्टिकल क्लोजर। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहां आयन के बीच में एक फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से पार्टिकल एक साथ क्लोज रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा इस पे अपोजिट फोर्स क्या काम करता है? दूसरी काम करती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी गिव्स पार्टिकल टू ए पार्ट। दूसरी जो है कि पार्टिकल को मोशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करना चाहते हैं? मूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो अपोजिट फोर्सिंग हो गई, एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी क्या हो गई? मूवमेंट। तो यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, थर्मल एनर्जी। बेसिकली ये होता क्या है? तो यहाँ ध्यान दो कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये फंक्शन होता है किसका? टेम्परेचर का। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? तो बेसिकली होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा गैसियस स्टेट में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? थर्मल एनर्जी। दैट इज नोन एज द थर्मल एनर्जी। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल का, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़कर फाइनली क्या बढ़ती है? उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, सपोज करो टेम्परेचर में डाउन डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज करोगे तो क्या होगा? उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी क्या हो गई? घट गई। थर्मल एनर्जी रुक जाएगी, थर्मल एनर्जी कम हो गई, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जहां है वहीं पे क्लोज हो जाएंगे। ओके, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल का, सपोज करो हम टेम्परेचर मॉलिक्यूल का क्या किया? इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इंक्रीज करोगे तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल की? थर्मल एनर्जी, या उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या मॉलिक्यूल वहां पे रुकेंगे? नहीं, वहां पे मॉलिक्यूल नहीं रुकेंगे, वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक जगह वो नहीं रहेंगे। दूसरी अपोजिट फोर्स आपने क्या पढ़ा? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक या ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गई तो मॉलिक्यूल वहीं पे चिपक जाएंगे और एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो हर एक सब्सटेंस के पास ये दो अपोजिट फोर्सेस काम करती हैं। किसी में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है तो किसी में थर्मल एनर्जी डोमिनेंट है, किसी में थर्मल एनर्जी कम है तो किसी में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। तो ये दो अपोजिट फोर्सेस वर्क करने की वजह से मॉलिक्यूल आपको सॉलिड के रूप में मिलेगा, गैस के रूप में मिलेगा या लिक्विड के रूप में मिलेगा। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के अंदर जैसे मॉलिक्यूल की टेम्परेचर डिक्रीज होती है, लो टेम्परेचर कर देते हो, तो जैसे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लो कर देते हैं तो उसमें थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी। जब थर्मल एनर्जी लो हो जाती है तो मॉलिक्यूल एक साथ एक ही जगह रहेंगे, जिसके वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच का ज्यादा वर्क करता है, इसलिए मॉलिक्यूल एक साथ आकर चिपक जाते हैं और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट, अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट या मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कब आया? तो जब इसकी टेम्परेचर क्या की हमने? टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। क्लियर है? टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? इस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी क्या होगी? थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। जब थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा तो मॉलिक्यूल एक साथ क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, कोलैप्स करेंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंक्रीज कर जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? अब मतलब इंक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूल एक जगह रेस्ट में आ जाएंगे और वही स्टेज आपका क्या कहलाता है?
फाइनली वही आपको सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। दिस विल बी सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट कैसे क्रिएट हुआ? तो मॉलिक्यूल की टेम्परेचर डिक्रीज हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज करने से उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल जहां है वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, स्टॉप रुक जाएंगे और सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकते हैं या कोलैप्स करने लगते हैं? क्यों? क्योंकि उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो डोमिनेट करने लगती है और फाइनली मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्लियर है? और सॉलिड स्टेट में बेसिकली पार्टिकल तो मूव नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने जगह पे मीन पोजीशन पे रख के क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम सॉलिड बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल जहां है वहीं पे वो रुक जाएगा, जहां रहेगा वहीं पे वो वाइब्रेट करेगा। तो सपोज करो हम वाटर की बात करते हैं या आइस हम बनाते हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करते हो, तो कोई भी मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन अपनी जगह पे स्टॉप है और ये मान लो कि O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, है ना। उसी तरह मान लो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा बता रहा हूँ, ये CO2 है, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो CO2 भी सॉलिड के रूप में आपको मिलेगा कब, जब ये हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, जिसको आप ड्राई आइस कहते हो। तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये सब क्या करेंगे, अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेशन करेंगे, मूव नहीं करेंगे लेकिन अपने जगह पे ऐसे ऐसे क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, है ना। तो अपने मीन पोजीशन के अलोंग पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं, ओके। और इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सॉलिड। यही आपका सॉलिड स्टेज होगा, ओके। एक क्लासिकल एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी हो नेचर का, चाहे ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं हो, जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी तब घर में रुकोगे नहीं। गवर्नमेंट क्या कह रही है, कोविड-19 में कह रही है कि नहीं आप घर में रहो, मतलब आपकी इमोशन को रोका जा रहा है, आपकी थर्मल एनर्जी को डिक्रीज किया जा रहा है कि आप घर में रहो। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, लाइक समथिंग दिस इज क्लासिकल एग्जांपल है, इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हो। तो फाइनली सॉलिड बनने के पीछे रीजन क्या है कि उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप बढ़ा देते हैं, मॉलिक्यूल कोलैप्स कर जाते हैं, एक ही जगह रहेंगे और उसी स्टेज को हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, लेकिन अपने मीन पोजीशन के लोग क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया गया। क्लियर है? अब हम सॉलिड पे डिटेल्स में आगे मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 जो स्टेजेस हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको कंपैरिजन किया गया कि 3 स्टेजेस कौन कौन है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो पहला मास, तो मास तीनों का फिक्स होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। शेप, शेप क्या होगा कि सॉलिड का शेप आपको फिक्स मिलेगा, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड को जिस पॉट में रखो उसी शेप का हो जाएगा, तो लिक्विड का शेप वेरिएबल होता है। गैस का भी शेप क्या होता है, वेरिएबल होता है, कंटेनर के शेप का हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है लिक्विड गैस में, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम नहीं करती हैं, बहुत फ्री होते हैं, इसलिए जिस कंटेनर में रखोगे उसी शेप का हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का फिक्स होता है, 1 kg 1 लीटर है तो 1 लीटर होगा, है ना। 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब रहेगा। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इंडेफिनिट होता है। रिजिडिटी, सॉलिड रिजिड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, फोर्सेस ज्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होती है, सॉलिड रिजिड होता है। लिक्विड लेस रिजिड होता है, लेकिन गैस में रिजिडिटी नहीं होती, वो फ्रीली मूव करते हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, इसके बीच में स्पेस बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज क्लोजली पैक्ड, इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड मिलेंगे। लिक्विड में क्या होती हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें फ्लूइडिटी आ जाती है। गैस तो टोटली फ्री होते हैं, है ना, इसमें लिस्ट पैकिंग होती है। इंटर,
इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होती है सॉलिड में, तो वेरी हाई, सबसे ज्यादा जो फोर्स होती है किसमें होता है, सॉलिड में होता है। इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर आप जिसको कहते हो, इसमें फोर्स क्या होती है, लेस होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड। बट गैस में क्या होती है फोर्सेस, गैस में तो निग्लेक्ट होता है, निग्लिजिबल होता है, फोर्स तो होता ही नहीं है। इसमें फोर्सेस क्या होती हैं, निग्लिजिबल होती है। तो बेसिकली ये सब बेसिक फंडामेंटल आपको बताया गया स्टेट ऑफ मैटर में, जो हम लोग बेसिक पहले से ही हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। ओके, अब हम टॉपिक पे आते हैं कि जनरल सॉलिड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा। तो पहला कि सॉलिड है डिफरेंट मास, एक फिक्स मास होता है इसका, चेंज नहीं करेगा। शेप भी क्या होता है इसका, फिक्स होगा। वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, नाउ दूसरा कौन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। ओ डिस्टेंस, इसमें मॉलिक्यूलर की डिस्टेंस शॉर्ट होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस तरह से पैक होती है, इसलिए इसमें कोई गैपिंग आपको नहीं मिलेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट होती है। तीसरा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई, फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक साथ चिपके होते हैं, क्लोज होते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें क्या होती है, डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, तो फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, तो कोई भी बॉडी जिस जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। वो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ पे कि जो भी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन वो अपने मीन पोजीशन के लिए क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, एसएचएम करते हैं, अपने मीन पोजीशन के लिए ऑसिलेट करते हैं। जैसे एक ये बॉडी है, ठीक है, ओके, इस तरह से बॉडी है, तो अपने मीन पोजीशन के लॉन्ग क्या होगा, अपने मीन पोजीशन के लॉन्ग ये वाइब्रेट करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरह से हमेशा वाइब्रेशन करते हैं। ओके, सॉलिड को हम इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड होते हैं, बहुत टाइट होता है, क्लोज होते हैं, इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इट्स वेरी रिजिड, है ना। ओके, तो ये सारे कंडीशन हो गए किसके, 5 डिफरेंट पॉइंट हो गए सॉलिड के। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद कर सकते हो, है ना। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है कि सॉलिड के जनरल कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप एक दो मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। इसमें कौन सा कंडीशन है जो सॉलिड स्टेट को फेवर करेगा, बताओ। हाई टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हाई होना चाहिए, बताओ। जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई करेंगे तो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल एक साथ रुकेंगे नहीं, मूव करने लगेंगे, इसलिए आपका आंसर हाई टेम्परेचर नहीं होगा, ये गलत है। लो टेम्परेचर, यस, लो टेम्परेचर जब कर दोगे तो लो टेम्परेचर करने से क्या होगा, बताओ। थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, थर्मल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। डिक्रीज करेगी तो हम सॉलिड बना सकते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं, हाई काइनेटिक एनर्जी फेवर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हाई है तो मॉलिक्यूल रुकेंगे ही नहीं, उसका हम सॉलिड नहीं बना सकते हैं। वीक कोहेसिव फोर्स नहीं, कोहेसिव फोर्स हाई होना चाहिए, वीक है तो हम सॉलिड नहीं बना सकते। तो ओवरऑल अगर कोई सॉलिड हमें बनाना है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या है, द नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि टेम्परेचर शुड बी लो। ओके, टेम्परेचर लो करोगे तो थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल जहां है वहीं पे वो स्टॉप कर जाएंगे, रुक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड। अब देखो स्टूडेंट, बेसिकली अब हम लोग चैप्टर सॉलिड स्टेट है, इसलिए हम सॉलिड के बारे में अच्छे से अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सॉलिड को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक आपका एमोर्फस सॉलिड है। जैसे यहाँ डायग्राम देखो, ये डायग्राम किस चीज का है, तो ये आपका डायमंड है। डायमंड बहुत हार्ड होता है ना, बहुत कीमती भी होते हैं, डायमंड बहुत हार्ड होता है ना। ये आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में रखा हूँ, दूसरा मैंने क्या दिया, ये रबर है आपका, है ना, स्ट्रेचेबल रबर है, दिस इज रबर। ये क्या है, ये रबर है, और ये रबर क्या होता है, रबर स्ट्रेचेबल होता है।
स्ट्रेचेबल रबर है। अब देखो स्टूडेंट, आप तो कहोगे सर ये भी सॉलिड है, ऑब्वियसली रबर भी सॉलिड है, लेकिन रबर और डायमंड में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सारे डिफरेंस आपको मिलेंगे, वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको कह रहे हो, जिसका मैंने अभी आपको एक एग्जांपल क्या बनाया, डायमंड बनाया, तो ये बहुत हार्ड होता है ना, इट्स वेरी रिजिड। लेकिन ये जो रबर है आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, ये भी तो सॉलिड है लेकिन क्या है, इसमें स्ट्रेचेबल है, इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो बेसिकली आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है कि जो सॉलिड स्टेट है उसको हम दो पार्ट में जो डिवाइड कर रहा हूँ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन में हमने आपको डायमंड बताया, डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हो, दिस इज वेरी रिजिड, ये बहुत रिजिड होता है, इट्स वेरी रिजिड, और इसको कहा जाता है ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड। ओके, जिसको हम क्रिस्टलाइन में रखे हैं। दूसरा आपका रबर है, स्ट्रेचेबल है, आप इसको तोड़ के ऐसे करके इसका शेप चेंज कर सकते हो, है ना। तो ये आप इस कैटेगरी को हम क्या कह रहे हैं, एमोर्फस कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये सॉलिड एमोर्फस बन गया, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हो। ये बहुत हार्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको जनरल यूज में बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे हम नमक की बात करता हूँ, सॉल्ट, सॉल्ट कैसा होता है, तो ऐसे क्रिस्टल के रूप में आपको मिलेगा, छोटे छोटे आपको देखना, आपको क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, है ना। ये इस तरह से क्रिस्टल होते हैं, छोटे 3D स्ट्रक्चर है। सॉल्ट है, या शुगर देखते हो, चीनी, चीनी भी आपको कैसा मिलता है, वो भी आपको इस तरह से क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि नमक बनाते समय कंपनी ने क्या किया, एक बड़ा सा नमक बनाता है, फिर उसको बैठ के हम लोग धीरे धीरे काटते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। या चीनी मिल में या शुगर फैक्ट्री में क्या होता है कि बड़े बड़े शुगर बनते हैं और फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में बैठ के वर्कर काटते हैं क्या? नहीं, ये नेचुरल रूप में ऐसा 3D क्रिस्टल बनता ही है, चाहे शुगर हो चाहे सॉल्ट हो। आप उसको छोटा पीस भी करोगे और छोटा करोगे तो भी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मिलेंगे, जैसे 3D स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहोगे। जो जनरल एग्जांपल आपको बताया है ना, नमक है, शुगर है ना। तो ये सारी चीजें आप छोटा करो, या हम सी वाटर भी इवेपोरेट करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से, तो जो हमें सॉल्ट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि सॉल्ट बहुत बड़े बड़े मिलते हैं फिर उसको छोटा छोटा पीस में हम लोग काटते हैं बैठकर, नहीं, वो ऑलरेडी एक छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। तो ये क्रिस्टल की खासियत है, ये प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन कहेंगे। दूसरा हम रबर बताया जिसको हम एमोर्फस कहेंगे। तो ऐसी क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कोई सॉलिड क्रिस्टलाइन बन गया, कोई सॉलिड क्या बन गया, एमोर्फस बन गया। तो वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कार्बन फैमिली में आप पढ़ोगे, क्लास 11th में पढ़ा होगा, सिलिकेट, नाम सुना है, सिलिकेट। ये जनरली सिलिकेट जो होता है, इसका ग्रुप होता है SiO4, SiO4 कैटेगरी में इसको रखते हैं, SiO4 सिलिकेट होता है। इसमें आप पढ़ोगे यहाँ पे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज नाम सुना है, इट्स ए मिनरल्स, ये मिनरल्स है, नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ के अंदर। घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वार्ट्ज यूज होता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो, दिस वन इज द सिलिकेट, SiO4 है, ये सिलिकॉन है, और ये 4 आपको लोकेशन पे क्या बताया गया, तो 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर इस तरह से है, स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ देखो, तो ये क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज जिसको हम मिनरल्स के रूप में कह रहे हैं, तो ये नेचर में इसके फॉर्मेट में पाया जाता है इस तरह से, आपको सैंड में भी मिलेगा, है ना, वॉच में भी यूज करते हैं। तो ये जो क्वार्ट्ज है इसको क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज कहते हो, दिस क्वार्ट्ज इज, इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल कहते हो, जो नेचुरली पाया जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है और नेचर में इसके फॉर्मेट में आपको मिलेगा, दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एक दूसरा क्वार्ट्ज का हम लोग मिलता है जिसमें क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास है। तो इसी क्वार्ट्ज से हम लोग क्या बनाते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास भी बना देते हैं। तो ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है, इट्स नॉट ए क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल नहीं है, ये क्या है, ये आपका एमोर्फस है। इसको हम लोग एमोर्फस कैटेगरी में रखते हैं, दिस वन इज एमोर्फस। लेकिन ये जो क्वार्ट्ज मिनरल्स हैं जिसको हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल कह रहे हैं, इट्स ए क्रिस्टल, ये क्रिस्टलाइन है, ये रिजिड है,
ये आपको ग्लास तो पता ही है कितना रिजिड है, हल्का मारो टूट गया, ब्रेक कर गया, दिस इज अमोर्फस। तो क्वार्ट्ज यहाँ दो फॉर्म में आपको मिले, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के रूप में मिला और दूसरा क्वार्ट्ज किसके रूप में मिल रहा है कि आपको क्वार्ट्ज ग्लास के फॉर्मेट में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले मैंने डायमंड बताया और एक रबर एग्जांपल आपको बताया पिछले स्लाइड में, क्रिस्टलाइन में एक डायमंड बताया और एमोर्फस में क्या आपको मैंने बताया रबर, रबर में क्या होती है स्ट्रेचेबिलिटी कैसे होती है। दूसरा हम यहाँ पे सिलिकेट बता रहा हूँ, सिलिकेट के क्वार्ट्ज मिनरल्स हैं, इसमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल बताया, दूसरा आपको क्वार्ट्ज मैंने क्या बताया ग्लास बताया। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंट कर रहे हैं अपने अपने प्रॉपर्टीज में। क्या ऐसा सॉलिड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे वो दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ आपको दिख रहा है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम अब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को दो पार्ट में सॉलिड आपके डिवाइड हो रहे हैं, एक आपका क्रिस्टलाइन कहला रहा है और दूसरा क्या कहता है, दूसरे को हम एमोर्फस कहते हैं। ये क्यों डिफरेंस है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके अरेंजमेंट में डिफरेंट होती है ना, कंपोनेंट लेवल पे क्यों, जिस कंपोनेंट से बना उसमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से एक एमोर्फस कहलाता है एक क्रिस्टलाइन कहलाता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, उसके जितने पार्टिकल्स होंगे सिस्टेमेटिक वे में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल अभी मैं सिलिकेट कर दिया हूँ जिसको हम क्वार्ज क्वार्ज क्रिस्टल कहते हो, जिसमें क्वार्ज क्रिस्टल जिसको हम लोग कह रहे हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ना, इस तरह का। ओके, तो इसमें जब नेटवर्क देखोगे सिलिकेट का क्वार्ट्ज क्रिस्टल में तो इस तरह से ये हेक्सागोनल बना रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको, एक यूनिफॉर्मली हेक्सागोनल हेक्सागोनल के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। एक मिनट इसको इरेज करता हूं, ये भी सही से नहीं लिखा है। ओके, तो ये आपको एक हेक्सागोनल दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक पार्ट है ये आपको ब्लैक जो दिख रहा है ये आपका सिलिका है, ठीक है। और ये जो व्हाइट स्फीयर दिख रहा है ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। तो बेसिकली ये सिलिकेट से बना होता है। तो ये देखो हर जगह पैटर्न क्या आपको हेक्सागोनल दिख रहा है, हर जगह यूनिफॉर्मली एक तरह के शेप दिख रहे हैं, अरेंजमेंट भी आपको सेम दिख रहा है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं, आपको हर जगह एक जैसे दिखेंगे, यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। ओके, जैसा कि आपको एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का मैं एग्जांपल आपको माइंड में दे रहा हूँ है ना, आप सेट कर लो। दिस इज अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्मली दिख रहा है। लेकिन उसी एमोर्फस में देखोगे कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। जैसे ये क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज क्या है, दिस इज क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास है, उसी क्वार्ट्ज से मिलकर बना है। लेकिन इसमें पार्टिकल कैसे होते हैं, रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, रैंडम होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्वार्ट्ज ग्लास को क्या कैटेगरी में रखते हैं, एमोर्फस में रखते हैं। इसमें जब देखोगे तो इसमें देखो एक जगह तो हेक्सागोनल दिख रहा है लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का जिग-जैग स्ट्रक्चर है, तो ये आपको यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। ये क्या है, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म है, एक तरह के पैटर्न आपको नहीं दिख रहे। देखो यहाँ पे पैटर्न अलग है, यहाँ पे पैटर्न अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे देखो यहाँ भी अलग है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हर जगह पैटर्न क्या आपको अलग अलग दिख रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। इसी वजह से इस तरह के सॉलिड को हम क्या नाम दे रहे हैं, एमोर्फस कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली हम सॉलिड को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, एक को हम क्रिस्टलाइन कहने वाले हैं और दूसरे को एमोर्फस कहने वाले हैं। ये कैटेगराइज हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंपोनेंट लेवल पे उसके पार्टिकल्स का किस तरह का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखो दूसरा मैं यहाँ एग्जांपल क्या दिया हूँ, एक और सॉलिड, दिस इज ग्रेफाइट। ये आपका ग्रेफाइट है, कार्बन के फॉर्म होते हैं, दिस इज ग्रेफाइट है ना, कार्बन के होते हैं, दिस इज कार्बन। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, दिस इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ग्रेफाइट किस तरह से दिख रहा है, तो हेक्सागोनल शीट के रूप में देख रहे थे, एक हेक्सागोनल, दूसरा, तीसरा, इसी को जब डिटेल में देखो तो बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शीट या पैटर्न कह सकते हो। हेक्सागोनल शीट पैटर्न के होते हैं और कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली होते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म। तो ग्रेफाइट और डायमंड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, क्यों बना, क्योंकि इसके सीड जो है हेक्सागोनल होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं। जैसे ये देखो, ये आपको एक सीड का लेयर हो गया, एक लेयर, फिर आप क्या देख रहे हो, ये दूसरा लेयर, फिर ये शीट का क्या दिख रहा है, तीसरा लेयर। तो सब सीट एक तरह के दिख रहे हैं। उसमें आपको यहाँ ये भी बताया गया है कि इस ग्रेफाइट का शीट, एक पहला शीट है, मान लो ये वन शीट है, एक लेयर हुआ ग्रेफाइट का, ये दूसरा लेयर है, और ये क्या है, तीसरा लेयर है। तो एक यूनिफॉर्मली लेयर्स दिख रहे हैं, एक डिस्टेंस पे, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। और ये बीच का डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है, तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस वो कितना है, अबाउट 3.35 एंगस्ट्रॉम पे इसके लेयर अरेंज होते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, है ना, इस तरह के सीट अरेंज होते हैं। तो ग्रेफाइट जो है सॉलिड के फॉर्म में होता है ना, आप पेंसिल में यूज करते हो इसमें ग्रेफाइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्यों क्रिस्टलाइन है, क्योंकि यहाँ भी उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, एक यूनिफॉर्मली अरेंज है, शीट के रूप में अरेंज है। लेकिन वही अमॉर्फस में क्या होते हैं, जैसे अमॉर्फस में अगर हम देखें तो अमॉर्फस के एग्जांपल्स में रबर की बात कर रहा हूँ, तो ये रबर जो है आपका क्या है, ये अमॉर्फस है, दिस अमॉर्फस, ये रबर है। तो ये रबर में देखोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें तो रबर का आप हाइड्रोकाइस पॉलीमर बनाओगे तो इस तरह से पॉलीमर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के चेन होते हैं। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में देखोगे इसमें सल्फर का नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ सल्फर है, यहाँ 3 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ भी 2 सल्फर है। तो ये यूनिफॉर्मली नहीं है, उसी को मैं एसएन यहाँ लिखा हूँ कि इसके बीच में सल्फर का नेटवर्क होता है। लेकिन कहाँ पे कितना सल्फर है ये यूनिफॉर्मली नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ सल्फर ज्यादा है, कुछ कम है, यहाँ कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। इसकी वजह से मतलब ओवरऑल क्या है, तो इसमें जो रबर जो क्रिस्टल नहीं है, अमॉर्फस हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे तो रबर आइसोप्रीन के पॉलीमर्स होते हैं, उसके बीच में सल्फाइड लिंकेज होती है। उस सल्फाइड लिंकेज जो होता है, कहीं पे सल्फाइड लिंकेज ज्यादा है, कहीं पे सल्फाइड लिंकेज कम होती है, जिसकी वजह से ये अमॉर्फस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज एक ट्रू सॉलिड से टोटली क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ओवरऑल क्रिस्टलाइन एंड वर्सेस एमॉर्फस, है ना। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन बना। तो अभी हम जो भी लेक्चर आपको बताएं वो सब क्या था, एक बेसिक आपको बता रहा था कि आपकी इमेज में, आपके माइंड में ये इमेज बने कि क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस होता है, और हम उसको डिटेल्स में अब यहाँ पे स्टडी करने वाले। ओके, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी टॉपिक आपके लिए जरूरी है ना। बोर्ड लिख देता हूँ कि आपको कम से कम पता रहे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, तो आप इसे माइंड में रखना। और ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखना। तो फर्स्ट है कि क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं, इंटरनल रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट होता है। रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट का मतलब एक तरह के पैटर्न हमेशा मिलेंगे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लॉन्ग रेंज पार्टिकल भी कहते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर या पार्टिकल हम इसको नाम दे सकते हो। तो ओवरऑल रेगुलर इंटरनल इंटरवल होता है, या इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोग नाम दे सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके पार्टिकल बिलियंस तक होते हैं और एक ही तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं। एमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न होता है पार्टिकल का, इरेगुलर पैटर्न होता है, कहीं पे पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पे पार्टिकल कम है, इसको ये वजह से इरेगुलर कहते हैं। तो एमॉर्फस को, इस इरेगुलर इंटरनल को हम लोग शॉर्ट रेंज भी कहते हैं। इसको कहा जाता है शॉर्ट रेंज, इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हो, इसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं।
क्लियर है? तो कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ देता है, बता क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं कि शॉर्ट रेंज होते हैं? तो क्रिस्टलाइन आपका लॉन्ग रेंज है, और लॉन्ग रेंज किसको? रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट को ही लॉन्ग रेंज नाम देते हैं। ओके, इसकी वजह से हम क्रिस्टलाइन को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और एमोर्फस सॉलिड को हम लोग सीडो सॉलिड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड कहने का मतलब क्या होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड से मैच करती है। इट्स नॉट लिक्विड, लेकिन लिक्विड, अब तो ग्लास तो लिक्विड की तरह होता नहीं है, इसलिए हम उसको लिक्विड से कुछ मैच करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। ओके, सीडो सॉलिड के बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्लास है। अब ग्लास माइंड में रखना है ना, ग्लास तो सॉलिड है, लेकिन एक थोड़ा सा टच कर दो तो ग्लास आपका टूट जाता है ना, इसलिए इसको सीडो सॉलिड कहते हैं। ओके, और दूसरा नाम क्या है? इसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। लाइक द लिक्विड, जब लिक्विड को कूल कर दोगे, रैंडमली कूल कर दोगे, तो वही आपका एमोर्फस प्रॉपर्टी शो करती है। इट्स नॉट लिक्विड लाइक द लिक्विड, दैट इज नोन एज सुपर कूल लिक्विड। ओके, नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय स्लो कूलिंग अंडर कंट्रोल कंडीशन। अब किसी मटेरियल को आप रैपिडली नहीं, स्लोली करते हो, धीरे धीरे उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं, सारे पार्टिकल एक साथ सेटल हो रहे हैं, तो इसको स्लो कूलिंग कहते हैं। अंडर कंट्रोल कंडीशन कुछ पैरामीटर है जिसके थ्रू ये कंट्रोल होता है, इसलिए इसको हम लोग कंट्रोल कंडीशन कहते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड एंड सडनली कूलिंग। जैसे पार्टिकल है, उसको रैपिड कूलिंग कर दो, पता चला कि बाहर के पार्टिकल तो सॉलिड बन गए, अंदर के लिक्विड है। तो रैपिड और सडनली कूलिंग की वजह से किसी लिक्विड को रैपिड और सडनली कूलिंग करते हो, उसकी वजह से एमोर्फस बनता है। लेकिन हम स्लोली कूलिंग करेंगे, सारे पार्टिकल को हम सेटल होने देंगे, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, एक रेगुलर इंटरनल अरेंजमेंट होता है या लॉन्ग रेंज होता है, एक शॉर्ट रेंज होता है, एक को ट्रू सॉलिड कहते हो और दूसरे को हम सीडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड कहते हो। एक को हम रैपिड कूलिंग से प्रोड्यूस करते हैं और एक को हम स्लोली एंड कंट्रोल कंडीशन में कूलिंग करते हैं, तो इससे हमको क्रिस्टलाइन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंडरगो रेगुलर क्लीवेज। रेगुलर क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि जब किसी सॉलिड को अगर हम कट करते हैं, कट बाय ए शार्प एज नाइफ, किसी नाइफ से किसी सॉलिड को कट कर दो, सपोज करो ये सॉलिड है ना, इसको मैं यहां से कट किया, ऐसे मैं इसको कट कर रहा हूं। जब कट करोगे तो इसके जो एज बनेंगे, जो इसके किनारे बनेंगे, तो कुछ इस तरह से बनेंगे, ऐसे एक शार्प एज, मतलब इसमें रेगुलर क्लीवेज में कोई गैपिंग नहीं। लेकिन जब इसी एमोर्फस को कट करोगे, ये एमोर्फस है जैसे रबर है, आप इसको कट करो, यहाँ से कट करोगे तो एक कॉर्नर कैसा दिखेगा? देखो तो ऐसा ऐसा दिखेगा, इसमें शार्प एज ओके। तो इस तरह से आपको एज मिलेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेड। ओके, इसको कहते हैं इट्स नॉट ए इरेगुलर क्लीवेज, इसको हम लोग इरेगुलर क्लीवेज कहते हैं। जैसे रबर है ना, उसको आप कट करो, तो कट करोगे तो देखोगे इसमें इस तरह से, इरेजर है उसको आप कट करके देखो, ऐसा आपको किनारा मिलेगा, है ना, क्लीवेज ऐसे मिलेंगे। लेकिन कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको कट करोगे तो आपको एकदम शार्प मिलेगा, है ना, चाहे वो शुगर हो, चाहे डायमंड हो, या ग्रेफाइट हो, उसको जब कट करोगे, इसको कट करोगे, एकदम शार्प एज मिलेगा आपको, है ना, क्लीवेज एकदम रेगुलर क्लीवेज मिलेंगे। ओके, तो वही गया है कि इसमें रेगुलर क्लीवेज मिलता है, इसमें क्या बनता है? इरेगुलर क्लीवेज बनता है। जैसे एग्जांपल पे हम ग्रेफाइट यहाँ पे लेगा, सुनो ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक एक ये लेयर बना हुआ है, एक ये दूसरा लेयर है, और ये क्या है? तीसरा लेयर है। जब इस लेयर के लॉन्ग कट करते हो, इसको क्लीवेज कहते हो, तो एकदम आपको ग्रेफाइट एकदम सीधा कटेगा ऐसे, है ना, रेगुलर क्लीवेज इसे बनती है। इसमें क्लीवेज, क्योंकि ग्रेफाइट तो लेयर्स में होते हैं, तो ये अपर लेयर,
मिडिल लेयर, देन थर्ड लेयर, इस तरह के लेयर्स में आपको कटेंगे। लेकिन यही जब हम एमोर्फस जैसे रबर, ये आपको रबर भी बताया था हमने, रबर, रबर को कट करोगे तो इसमें सल्फाइड लिंकेज क्या होती है, इरेगुलर होती है। यहाँ पे सल्फाइड ज्यादा है, यहाँ पे 2 बार सल्फाइड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो कटिंग करोगे तो क्या होगा, आपको इरेगुलर पैटर्न मिलेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं है, इसलिए इसकी क्लीवेज क्या होती है, इरेगुलर होती है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि ग्रेफाइट है या समथिंग। ओके, तो बड़ा आप याद रखना कि क्रिस्टलाइन में रेगुलर क्लीवेज होती हैं और एमोर्फस में आपका इरेगुलर क्लीवेज होती है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डिफिनेशन सिंपल पूछ सकता है कि एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती है। दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ नोट कर लो आप, दे शो different properties in different direction, ओके। अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से जाएं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट शो करती है। लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। आप ये याद रखना है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ना। तो इसमें ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है। तो यहाँ एक क्लासिकल एग्जांपल आपको मिलेगी, इंडियन आर्मी है ना। आर्मी में क्या होता है, तो आर्मी का एक सिस्टमैटिक, हर काम सिस्टमैटिक होता है। अगर वो लाइन में खड़े हैं तो सिस्टमैटिक खड़े हैं, है ना, एक पैटर्न होता है, रैंडमली नहीं होता है। अगर मान लो कि आपको इस, जैसे ये आर्मी का गोल है ना, आर्मी है, एक देखो एक यूनिफॉर्म है, सबका कैप देखो तो एक लाइन में सब यूनिफॉर्म दिख रहे हैं। यहाँ भी आप देखो कैप, सब कैप क्या है, ये सारे आर्मी एक एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है, एक ये इस लाइन में है, कोई इस लाइन में है, तो एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि इस भीड़ को क्रॉस करो, तो जैसे आप दोनों के गैपिंग से पास करोगे, इसमें आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, फ्रीली क्या है, फ्रीली यहाँ पे दौड़ते हुए चले जाओगे। लेकिन वही इस जोन में बोला जाए जाने के लिए, तो इस जोन से आप नहीं दौड़ पाओगे। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको अलग प्रॉपर्टीज मिल रही है, फ्री, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस डायरेक्शन में जहां आर्मी उस डायरेक्शन से जा रहे हो तो आपको बैरियर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इधर प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो रही है। तो वही कहा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है यूनिफॉर्मली होता है। तो आप किसी एक डायरेक्शन में जाओगे तो पता चला कि उधर पार्टिकल कम है, किसी दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो उसमें पार्टिकल ज्यादा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में चेंज कर जाती हैं। तो ये जैसे डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, कंडक्टिविटी है, करंट है, रेजिस्टेंस है, ये सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सारे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंस होते हैं। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनिसोट्रोपिक। लेकिन आइसोट्रोपिक में क्या होते हैं कि पार्टिकल रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। तो आप किसी डायरेक्शन में जाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही तरह के मिल रहे हैं, आपको बैरियर एक ही तरह के मिल रहे हैं, तो हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज एक ही तरह की शो होती है, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो आप इसे याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दोनों के लिए। इसका एक एग्जांपल दिया हूं, जैसे ये भीड़ है, कोई बहुत सा क्राउड है, तो इस क्राउड में आप इधर से जाना चाहो, चाहे कोई इधर से आना चाहे, चाहे कोई इधर से आना चाहे, हर एक डायरेक्शन से क्या होगा, उसको एक ही तरह के रेजिस्टेंस मिलेंगे। कोई चाहे कि मैं इधर से दौड़ता हुआ भीड़ को क्रॉस कर जाऊं, क्या इधर से क्रॉस करूं, क्या कर पाएगा, नहीं। हर तरह से जाओ, कहीं से भी, किसी डायरेक्शन से भी आप जाते हो तो एक ही तरह का रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक ही तरह के बैरियर मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम ओरिएंटेड है, हर जगह एक ही तरह का आपको दिख रहा है अभी, है ना। जैसे कहीं मार्केट में जाते हो, बहुत क्राउड है, तो उसमें इस तरह से मिलेगा, तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इसलिए इसको हम आइसोट्रोपिक नाम देते हैं। ओके, दूसरा यहाँ एटम के अरेंजमेंट बताया हूँ कि देखो यहाँ क्रिस्टलाइन में देखो, यहाँ मैं आपको दो तरह का पार्टिकल बता रहा हूँ, एक बड़ा पार्टिकल्स है और एक आपका छोटा पार्टिकल है।
मान लेते हैं ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। तो अगर हम बी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे देखो आप इस डायरेक्शन में जाते हो, इस डायरेक्शन में जाते हो तो देखो आपको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, एक अलग प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है। लेकिन जैसे आप ए डायरेक्शन में मूव करते हो, इस डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आपको सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, मतलब इसमें प्रॉपर्टी आपको अलग मिलेगी, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग मिलेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो पार्टिकल क्या है, आपको अलग तरीके से मिल रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग मिलेंगे। लेकिन इसमें देखो M4 टॉपिक में इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चाहे आप ए डायरेक्शन में जाओ, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ, है ना, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, एक ही तरह के पार्टिकल मिल रहे हैं, है ना, रैंडम है, इसलिए इसको हम एमॉर्फस कहोगे और इसको आप क्या कहोगे, एन आइसोट्रॉपिक नाम देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नहीं देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शार्प होती है, इट हैज द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब फिक्स है कि नहीं 0 डिग्री पे आइस मेल्ट करता है तो 0 पे ही करेगा, ऐसा नहीं कि कल को ये 2 डिग्री पे कर गया, कल कोई हुआ 4 डिग्री पे कर गया, नहीं। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि फिक्स है, ये रेंज नहीं होता है। जैसे आइस है, तो जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, आइस 0 डिग्री पे करता है तो 0 डिग्री पे ही करेगा। लेकिन एमॉर्फस में क्या होते हैं कि एमॉर्फस में एक वाइड रेंज होता है, एक रेंज पे काम करता है। जैसे मैं रबड़ की बात करता हूँ, रबड़ 1400 डिग्री से लेकर के 1600 डिग्री के बीच में ये मेल्ट करता है। जैसे क्लास का कोई प्लास्टिक रबड़ है तो क्या करते हो, जैसे आप इसको हीट करते हो तो क्या देखते हो, पहले उसका थोड़ा सिकुड़ता है, पहले उसका शेप चेंज होता है ना, धीरे धीरे वो मेल्ट करना स्टार्ट होते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं एक वाइड रेंज में के टेम्परेचर को मेल्ट करते हैं, उसका फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ देखो रबड़ का मैं कितना बताया, 1400 to 16 डिग्री के अबाउट होता है। आइस में क्या होता है, 0 डिग्री चाहे कितना भी आइस हो आप मेल्ट करा रहे हो, तो जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाएगा तब तक टेम्परेचर रेज नहीं करेगा, 0 का 0 ही रहेगा। ये तीसरा जो 7th नंबर है वो क्या है, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें हीट ऑफ फ्यूजन जो दे जितना हीट देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, वो फिक्स है, वो रेंज चेंज नहीं करता है। किसमें, क्रिस्टलाइन में। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कितने हीट की जरूरत पड़ेगी फ्यूजन के दौरान, ओके, इसलिए इसको डिफिनिट नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रखना, जो भी सॉलिड आपको दिखते हैं, सोडियम क्लोराइड है ना, टेबल सॉल्ट नमक जो है, चीनी शुगर, मेटल हो, डायमंड हो, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है आसपास, तो हमारे सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ही दिख रहे हैं ना, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह के। इसमें कौन है एमॉर्फस में, तो ग्लास, इसके एग्जांपल याद रखना, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, अभी आपने देखा क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज एमॉर्फस जो है, या क्वार्ट्ज ग्लास भी कहते हो, वो भी आ जाएगा इसमें, क्वार्ट्ज ग्लास भी लिख सकते हो, क्वार्ट्ज ग्लास। ओके, तो ये सारे डिफरेंस हो गए किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में। ओके, तो आज का लेक्चर बेसिकली बेस्ड था कि सॉलिड कैसे बना, है ना, लिक्विड ही क्यों रहा कोई मॉलिक्यूल, गैस क्यों नहीं बना, या सॉलिड कैसे बना ये मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल किस वे में अरेंज है, उसके बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या, एमॉर्फस। आई होप थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफरेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन सही है, ये तो सही है। आइसोटोपिक नहीं, आइसोटोपिक नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आइसोटोपिक होगा। फॉलोइंग नॉट करेक्ट, आइसोटोपिक तो सॉलिड क्या होते हैं, आइसोटोपिक का मतलब, आइसोटोपिक तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड आपको एन आइसोटोपिक होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर पूछ रहा है कि कौन रॉन्ग है, तो रॉन्ग इसमें कौन है, तो रॉन्ग आपका बी है ना। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो फिर लगेगा कि ये तो गलत है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न सही है, रेगुलर होते हैं, ट्रू सॉलिड होता है सही है। तो सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक नहीं, सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल होते हैं आपको एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक नहीं होता है, क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक। कौन होता है, सॉलिड। तो रॉन्ग कौन है, तो रॉन्ग आपको आइसोट्रोपिक है। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस कौन है बता, तो अभी हमने पढ़ा क्वार्ट्ज ग्लास है ना, याद रखना क्वार्ट्ज ग्लास होता है।
सिलिकॉन, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज क्लास। यह कह रहा है कि क्वार्ट्ज क्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताइए, इसमें कौन सही है, सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो क्वार्ट्ज क्लास क्या है, इट्स एमॉर्फस, ये एमॉर्फस है, इट्स ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, एक तरह का प्रॉपर्टीज है। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम होगा, बोलो कि क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन दे रहे हैं तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, सही है। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसका है, ये तो आपका सॉलिड का है। कैनॉट बी मेजर्ड, ऑलवेज जीरो, नहीं, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है तो क्या होगा, सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये एमॉर्फस है तो एमॉर्फस के प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। ओके डन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज हम सॉलिड का बेसिक आपको बताया गया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू ऑल।